नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे लेबनान में मौजूद एक संगठन हिजबुल्लाह की, जो कि इन दिनों खासा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में 25 अगस्त को एक संघर्ष देखने को मिला। इस संघर्ष की वजह से एक बार फिर से ये चर्चा में आया है। वैसे तो ये, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मध्य पूर्व की बात करें, तो एक बार फिर से इस संघर्ष ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कहीं एक और मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुलने की तैयारी की तरफ तो ये संकेत नहीं है। अब देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच में अगर इससे पहले थोड़ा हम जाएं देखें, तो इस संघर्ष में एक हमको मोड़ दिखाई दिया जब हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया गया था। लेकिन अभी इस व्यापक संघर्ष ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिजबुल्लाह है क्या, हिजबुल्लाह के बारे में कुछ हम तथ्यों को जानेंगे, साथ साथ इसकी सैन्य शक्ति जो है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य ताकत के विषय में। चर्चा के बिंदु क्या होंगे, तो सबसे पहले बात हमने खबर की कि चर्चा में क्यों है। इस बात को समझने के साथ साथ क्या है हिजबुल्लाह, इस संगठन के बारे में समझेंगे। हिजबुल्लाह का उद्देश्य क्या है, आखिर किन उद्देश्यों की वजह से इसकी स्थापना हुई थी उसको भी समझेंगे। कितनी है इसकी सैन्य ताकत जिससे कि पूरे वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रहा है, इसको भी देख लेंगे। साथ ही अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होती है। इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। साथ साथ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बात सबसे पहले खबर की करते हैं। तो देखिए, खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से, व्हाट इज हिजबुल्लाह एंड व्हाट डू वी नो अबाउट इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो इसकी सैन्य शक्ति के बारे में हम क्या जानते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इजराइल और लेबनान स्थित आतंकी समूह, इसको देखिए यहाँ कहना ठीक नहीं है। खबर के हिसाब से ये बात की जा रही है, लेकिन ये इसको आतंकी समूह कुछ राष्ट्र मानते हैं, कुछ इसको सामाजिक आर्थिक समूह मानते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल खबर के हिसाब से अगर देखें तो इजराइल और लेबनान का यह सैन्य समूह है और हिजबुल्लाह के बीच में ये जो संघर्ष 25 तारीख को देखने को मिला है, बड़ी गोलीबारी की घटना मिली है, इसकी वजह से चर्चा में आया है, जिससे कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में संघर्ष का एक और मोर्चा खुलने की तरफ लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो इस बात को लेकर इसकी चर्चा फिर से हो रही है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हिजबुल्लाह क्या है। देखिए, हिजबुल्लाह की जहां तक बात है कि हिजबुल्लाह क्या है, तो इसको पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ईश्वर की का दल के रूप में भी इसको जाना जाता है, ईश्वर की पार्टी भी कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये लेबनान का एक संगठन है, लेबनान में स्थित है। और लेबनान की अगर स्थिति आप देखेंगे जब मैप में, तो आपको दिखाई देगा कि इसके उत्तर पूर्व में सीरिया स्थित है, इसके दक्षिणी भाग में आप देखेंगे तो इजराइल की अवस्थिति है। साथ ही इसके पश्चिमी हिस्से में क्या है, तो पश्चिमी हिस्से में इसके आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो भूमध्य सागर के तट पर मध्य पूर्व में बसा लेबनान एक पहाड़ी राज्य है, एक पहाड़ी देश है। और लेबनान के एक सशस्त्र संगठन के रूप में हिजबुल्लाह को जाना जाता है। साथ ही एक शिया इस्लामी संगठन है, शिया सशस्त्र संगठन है, अर्थात शिया बाहुल्य इन लोगों का ये नेतृत्व करता है। इस दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन, एक गैर राज्यीय संगठन भी इसको माना जाता है, जिसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और रॉकेट है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है। तो हिजबुल्लाह क्या है, ये आप जान गए, एक सशस्त्र संगठन है, विशेष रूप से जो शिया समुदाय हैं, ये उनके नेतृत्व को लेकर चलता है, उनकी बात करता है। अब स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की अगर बात करें तो लेबनानी जो गृह युद्ध हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि 1975 से 1990 का जो दौर था, ये लेबनानी गृह युद्ध का समय था। इसी समय ऐसा माना जाता है कि 1982 के आसपास ही इसकी स्थापना हुई थी, जब इजराइल ने आक्रमण कर दिया था लेबनान के दक्षिणी भाग पर। तो यहां पर इस समय इसको सपोर्ट मिला वित्तीय और राजनीतिक रूप से ईरान का, और इस सपोर्ट के माध्यम से जब गृह युद्ध की स्थिति बनी थी तो ये एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। और ये विशेष रूप से जो लेबनान के जो शिया लोग थे, उनका इसको व्यापक समर्थन मिलता है। और जब गृह युद्ध की समाप्ति होती है, गृह युद्ध के समय तो ये शियाओं के समर्थन की वजह से व्यापक शक्ति के रूप में आया, लेकिन जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसने अपने कार्य को विस्तार दिया। इसका मतलब कि इसने लेबनान में कुछ राजनीतिक कार्य भी किए, कुछ सामाजिक कार्य भी किए। और साथ साथ जब 2000 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो 2000 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस ले लिया, तो इसके हम कह सकते हैं प्रभाव में, हिजबुल्लाह के प्रभाव में, इसको हिजबुल्लाह के जीत के रूप में देखा जाता है। तो हिजबुल्लाह ने इसने अपनी जीत के रूप में देखा कि उसके प्रभाव की वजह से ऐसा माना गया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना
वापस कर ली। अब देखिए 2006 के आसपास इसकी शक्ति में और विस्तार हुआ जब लेबनान और इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ। हिजबुल्लाह की जो सैन्य क्षमता है उससे उसी समय पूरा विश्व परिचित हुआ, क्योंकि लेबनान की राजनीति में आप देखेंगे ये उसी समय एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है, और विशेष रूप से जो दक्षिणी हिस्सा है लेबनान का, वहां पर इसका खासा प्रभुत्व देखने को मिलता है। वहां पर इसका एक सशक्त हम कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति भी वहां पर इसकी है, विराजमान है। अब इसको ईरान और इसके पड़ोस में जो सीरिया है, दोनों का सपोर्ट मिलता है। और वैसे तो ये एक सशस्त्र सैन्य संगठन है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, जैसा कि शुरू में खबर के माध्यम से आपको बताया गया, जिसमें कि जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, तो अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और साथ कुछ अन्य देश हैं, वो इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको राजनीतिक और सामाजिक संगठन के रूप में भी देखते हैं। तो ये फिलहाल इसकी बात अगर हम करें तो जातीय और धार्मिक तनाव जब चल रहा था 1975 से 1990 के बीच गृह युद्ध की कंडीशन में इसका उद्भव हुआ था, और ईरानी इस्लामी क्रांति जो 1979 है उससे ये प्रेरित है। उससे कैसे प्रेरित है कि तो 1979 में आप देखेंगे जो अयातुल्लाह खुमैनी थे, जो शिया इस्लामी नेता हम कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में उसी समय ये बात उभर कर आई कि इस्लामी शासन जो है वो धार्मिक नेतृत्व में भी संभव है, और इस बात को ही इस संगठन ने अपना मॉडल अपनाया, अपने मॉडल के रूप में देखा, और इस क्रांति से प्रेरणा लेते हुए इस्लामी जो हम कह सकते हैं गणराज्य को एक मॉडल के रूप में इसने अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि जो ईरानी इस्लामी क्रांति है उससे ये प्रेरित है, और ईरान के धन और प्रशिक्षण से ये समर्थित भी है। इसका मतलब कि ईरान इसको वित्तीय सहायता भी देता है और साथ साथ पॉलिटिकली भी इसको सपोर्ट करता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य ये है कि जो पश्चिमी देश हैं मिडिल ईस्ट में, उनके हस्तक्षेप का ये विरोध करता है। विशेष रूप से इजराइल का विरोध करता है, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी प्रभाव, और गृह युद्ध के दौरान सीरियाई सरकार का भी ये समर्थन किया था। वर्तमान में अगर बात करें तो जो लेबनानी राजनीति है उसमें भी ये लोग सम्मिलित हैं, संसद में इनके प्रतिनिधि हैं और सरकार में भी इनकी भागीदारी है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी लेबनान में इनका प्रभुत्व है। प्रभुत्व क्या, भागीदारी है, हस्तक्षेप है। साथ ही अब क्या है इनके मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य पर एक नजर डालेंगे हम। देखिए इजराइल और पश्चिमी प्रभाव का विरोध, ये तो पहला इनका उद्देश्य है कि जो भी पश्चिमी देशों का इंटरफियर मिडिल ईस्ट में है उनका ये विरोध करते हैं। अब देखिए ये लेबनान की स्थिति है, लेबनान के उत्तर में यहाँ सीरिया है, यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो इजराइल है, और इधर जो है आपका भूमध्य सागर है। तो ये इसकी स्थिति है। साथ ही साथ ये अमेरिकी और इजरायली प्रभाव को उनके खिलाफ ये काम करता है मिडिल ईस्ट में। अब सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदिता है। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर दो बड़े देश आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है सऊदी अरब और एक है ईरान। इन दोनों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता है। वो प्रतिद्वंदिता तमाम पहलुओं पर है, वो चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देखें इस क्षेत्र में अपने मिडिल ईस्ट में अपने प्रभुत्व को लेकर, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें इस क्षेत्र में जो तेल हैं, जो अन्य गैस के स्रोत हैं उन पर प्रभुत्व को लेकर, या हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से एक सांप्रदायिक भी इन लोगों के बीच में तनाव है, क्योंकि ईरान जो है वो विशेषकर यहाँ पर शिया बाहुल्य है, और वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर सुन्नी बाहुल्य है। वहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सऊदी अरब को जहां अमेरिका जैसे देश सपोर्ट करते हैं, वहीं पर ईरान को रशिया और चाइना जैसे देश सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी भी देखने को मिलती है, दोनों तरफ एक लॉबिंग काम करती है। तो सऊदी अरब और ईरान की जो प्रतिद्वंदिता है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रतिद्वंदिता का भी मिडिल ईस्ट में काफी प्रभाव है। तो हिजबुल्लाह की स्थिति पश्चिम एशिया में दो प्रमुख शक्तियों, विशेष रूप से सऊदी अरब जो कि सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य है और ईरान जो कि शिया मुस्लिम बाहुल्य है, इनके बीच में संघर्ष के रूप में भी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब हिजबुल्लाह ईरान का इसको समर्थन है क्योंकि शिया बाहुल्य जनसंख्या है, तो शियाओं की वजह से हिजबुल्लाह जो है वो उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो गुट था जिसको रशिया चाइना सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, जो कि लेबनान का एक सशस्त्र संगठन है। वहीं पर सऊदी अरब जो है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वहीं दूसरा जो पक्ष है जिसमें इजराइल भी आता है वो अमेरिका समर्थित है। तो ईरान की जो क्षेत्रीय राजनीति है, क्षेत्रीय रणनीति है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी ये संगठन करता है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। अब देखिए ईरानी समर्थन की वजह से इसको फंडिंग भी होती है, इसको वित्तीय सहायता भी मिलती है, और इसी वजह से जो करोड़ों डॉलर की जो वित्तीय सहायता है उसी की वजह से इसके पास एक सशक्त और मजबूत, हम कह सकते हैं हजारों के संख्या में प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो कि इसकी तरफ से वहां पर लड़ाकों की भूमिका में है, इसके सैनिक की भूमिका में। अब लेबनान की राजनीति में इसकी क्या भूमिका है? तो देखिए जब 2000 का दशक आया तो उसके मध्य में जो हिजबुल्लाह है उसने लेबनान की राजनीति में भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी।
आप देखें वर्तमान की अगर कंडीशन देखें तो लेबनान की संसद में आपको 128 में से 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि हैं, वहां के संसद में मौजूद हैं। साथ साथ आप देखें उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर ये सरकार का भी हिस्सा है, तो इसलिए राजनीतिक इनकी हम कह सकते हैं कि वहां पर सहभागिता भी देखने को मिलती है। अब विरोध और चुनौतियां भी इधर बीच दिखाई दी हैं, क्योंकि हाल ही में जब लेबनान की स्थिति आप देखेंगे तो वहां पर जब गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी कर्ज के कारण हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, तो एक दूसरा पहलू भी इसका ध्यान में रखना है। तो फिलहाल हिजबुल्लाह की इन बातों को देखने के बाद ये बात एक प्रमाणित होती है कि वहां पर इसका राजनीतिक रूप से भी वहां पर हस्तक्षेप है, दखल है। अब देखिए कितनी है सैन्य ताकत जिसकी चर्चा बार बार होती है। तो देखिए इसने अपने जो शस्त्रागार हैं उसकी सूचना को गुप्त रखा है, क्योंकि ये इसको ओपन नहीं करता है, लेकिन इसकी जो पिछले इतिहास पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये प्रमाणित होता है कि इसके पास पर्याप्त मात्रा में सैन्य ताकत है। अब देखिए छोटे मानव पोर्टेबल बिना निर्देशित आर्टिलरी रॉकेट्स हैं इसके पास, और इन रॉकेट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा संख्या होने के कारण ही, संख्या का ज्यादा होना इन रॉकेट्स का, ये इसको भले ही वो सटीकता में उतने निपुण न हो, लेकिन बड़ी संख्या होने के कारण ये इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। 2006 के जो इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या लगभग 15,000 थी। वहीं आज अगर इसको आप देखेंगे तो इसकी संख्या बढ़कर आपको 1,30,000 के आसपास दिखाई देती है। तो इतने रॉकेट और मिसाइल का इनके पास होना इनको एक प्रमुख सशस्त्र संगठन के रूप में इनकी मान्यता को और बढ़ावा देता है। सटीक मार्गदर्शन प्रणाली हम कह सकते हैं, जो प्रेशियस गाइडेंस सिस्टम्स है, वो भी इनके पास है। 2006 के बाद क्या हुआ कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में बहुत बड़ा चेंज आया, और उस चेंज का परिणाम क्या हुआ कि इनके पास जो गाइडेड प्रणाली है उससे लैस जो मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता और प्रभावशीलता बहुत ज्यादा है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से, जो गाइडेड मिसाइलों की वजह से इनकी जो प्रभावशीलता है, इनकी जो कैपेबिलिटी है, उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ साथ कत्यूसा रॉकेट्स ये इनके पास हैं, जिनके द्वारा भी हाल ही में कई हमले किए गए। हाल ही में कत्यूसा रॉकेट का ही प्रयोग किया गया। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर 320 कत्यूसा रॉकेट दागे और 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये रॉकेट क्या है, मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा बनाए गए हैं, और 25 मील लगभग 40 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकते हैं। तो कत्यूसा रॉकेट भी इनके पास है। साथ ही साथ ईरानी मॉडल के भी रॉकेट्स हैं। हिजबुल्लाह के पास ईरानी मॉडल के रॉकेट्स भी हैं, जैसे कौन कौन से हैं, तो राड है जिसको अरेबिक फॉर थंडर कहा जाता है, फज्र है जिसको डॉन कहा जाता है, एंड जिलाल है जिसको कि अर्थक्वेक, भूकंप की संज्ञा दी गई है। इस तरह के ईरानी मॉडल के रॉकेट भी हैं इनके पास उपलब्ध है। साथ ही जिलजल 1 अगर बात करें तो इसकी रेंज 125 से 160 किलोमीटर है, जो कि इसके पास जो रॉकेट मिसाइलें हैं उनमें सबसे उन्नत श्रेणी में, ये सबसे लंबी दूरी के मार करने वाले ये मिसाइल भी इनके पास हैं। फलक 2 रॉकेट है, ईरान निर्मित ये भी रॉकेट है। फलक 2 रॉकेट की अगर बात करें तो फलक 1 की तुलना में ये काफी बड़ा है, वॉरहेड भी ज्यादा ले जा सकते हैं, और साथ साथ इसकी मारक क्षमता भी 10 से 11 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इनके पास एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। साथ साथ रूस के द्वारा निर्मित एंटी टैंक कॉर्नेट मिसाइलें भी हैं। अलमास ईरान निर्मित निर्देशित मिसाइलें हैं। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी ईरान द्वारा निर्मित शाहेद 129 यूएवी जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक, इस प्रकार की मिसाइलें भी इनके पास हैं। तो ये तमाम जखीरा इनके पास जो हथियारों का है वो ये प्रमाणित करता है कि ये सैन्य रूप से काफी सशक्त हो चुके हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी बढ़ चुकी है एक सैन्य संगठन के रूप में। अब हिजबुल्लाह के पास एक व्यापक और विविध शस्त्रागार है, ये इस बात को प्रमाणित करता है, जिसमें कि रॉकेट भी है, मिसाइलें भी हैं, एंटी टैंक हथियार भी हैं, और यूएवी भी शामिल हैं। और शस्त्रागार की जो क्षमता ये इसकी है, ये इसकी सटीकता और समय के साथ साथ इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो इसने जो पहले काफी हम कह सकते हैं केवल संख्या के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज उनकी प्रभावशीलता, उनकी मारक क्षमता, उनकी वैरायटी, इन सब में भी इसने काफी वृद्धि कर ली है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में भी आज अपनी पहचान को कायम रखे हुए है। तो ये इसके विभिन्न पहलू थे हिजबुल्लाह के बारे में, इसको आपके सामने रखा गया। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है इजराइल, सीरिया, जॉर्डन या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।